हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर के अंदर एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग या कोस्टिंग कह लीजिए उसको, वो कवर किया था। यूनिट 3 का हमारा टॉपिक था। आज हम अपने यूनिट 3 में ही अगला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम होगा क्वालिटी कंट्रोल। क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल, किस तरह से क्वालिटी निर्धारित की जाती है आपकी फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन के अंदर, और फिर पढ़ेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज है, और एक छोटा सा टॉपिक क्वालिटी सर्कल्स। ये तीनों टॉपिक्स जो है आपके क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी सर्कल, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत रेलिवेंट है। ऑल इन ऑल अगर मैं कहूं यूनिट 3 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत महत्व रखता है, तो आप इस यूनिट 3 को जो है अच्छे से कवर करके जाइएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल से, मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि क्वालिटी किसको कहा जाता है। देखिए, आप डे टू डे बेसिस के ऊपर, डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है उसको किस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं, किस तरह बताते हैं कि एक ये एप्पल का प्रोडक्ट है, ये सैमसंग का प्रोडक्ट है, ये माइक्रोमैक्स या शाओमी का प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे। देखिए, जितने आप ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आपके मन में परसेप्शन किस तरह की, आपके मन में सोच विचार किस तरह का है कि जितने ज्यादा मैं पैसे पे करूंगा उतना ही ज्यादा मेरे को क्वालिटी मिलेगा। तो वही क्वालिटी की बात यहां की जाएगी कि किस तरह क्वालिटी प्रोडक्शन लाइन के अंदर, किस तरह क्वालिटी के ऊपर की स्टैंडर्ड जो है एक फिक्स करा है कि उस जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है, किस जो है क्वालिटी का हम मटेरियल यूज करने वाले हैं, वो सारी चीजों पर किस तरह से नियंत्रण किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, उसकी कॉस्ट के ऊपर, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर। वही चीज हम पढ़ेंगे क्वालिटी कंट्रोल के चैप्टर के अंदर। तो आइए पहले देखते हैं क्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। Quality can be defined as all the features of a product or service which satisfy the needs of consumer and producer। क्या कह रहे हैं, एक ऐसे फीचर्स सारे एक प्रोडक्ट के, मान लीजिए एक बॉटल है, ये एक बॉटल है, इस बॉटल के ऊपर से लेके नीचे तक के जितने भी फीचर्स हैं, चाहे इसकी इंसुलेशन है, चाहे इसकी आउटर शेल है, चाहे इसका ढक्कन है, ये सारी चीजें कहां जाती हैं, क्वालिटी के अंदर आ जाती हैं। ये डिफाइन करती है कि इस बॉटल का प्राइस कितना होने वाला है और इस चीज से कंज्यूमर कितना सेटिस्फाइड रहने वाला है। और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की भी सेटिस्फैक्शन होती है कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन में, क्योंकि उनके प्रोडक्ट से अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड है तो प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाइड है कि हाँ, मेरा प्रोडक्ट जो है वो डिजायर्ड लेवल का है, डिजायर्ड स्टैंडर्ड का है, लोगों की डिमांड्स को पूरी कर पा रहा है। वो जैसा सोच के मार्केट में आए थे कि मैं 1,000 रुपए के अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी की बोतल लूंगा, तो वो बोतल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उनको। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर भी अपने आप को ऐसे सेटिस्फाई कर लेता है कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन में। इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया जाता है, क्वालिटी। अब आते हैं क्वालिटी कॉस्टिंग के ऊपर। इट इज अ मैनेजमेंट टूल एंड टेक्निक फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी प्रोडक्शन एंड फोकस ऑन एक्सपेंसेस विच आर नॉन वैल्यू एडेड। देखो, हमने वैल्यू एडेड कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर देखा है कि कैसे प्रोडक्शन लाइन के अलग अलग लेवल्स के ऊपर, अलग अलग एक्टिविटीज के ऊपर एक प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड तक पहुंचने में वैल्यूज ऐड की जाती हैं। उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यूज ऐड होती हैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। कह रहे हैं इट इज अ मैनेजमेंट टूल, ये एक ऐसा टूल है जिससे जो प्रशासन है, मैनेजमेंट है, और वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्शन के अंदर वो क्वालिटी का स्तर मेंटेन कर सकता है, वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता है जो वो प्री प्लान करके चलता है। एंड फोकस ऑन एक्सपेंसेस विच आर नॉन वैल्यू एडेड। ऐसे एक्सपेंसेस को भी देखना है जिनकी वजह से कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही। किसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं हो रही, क्वालिटी के अंदर कोई वैल्यू। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी वैल्यू ही तो है। आप इस बॉटल को कैसे खरीदेंगे, इसके शेल को देखकर देखो कितना मजबूत लोहा है इसके अंदर, तो वही चीज है। इसका मतलब क्या है, इसकी अंदर की जो इंसुलेशन लेयर है वो भी बहुत सॉलिड होगी। तो पानी सुबह ठंडा डालोगे शाम तक ठंडा रहेगा, पानी सुबह गर्म डालोगे शाम तक गर्म रहेगा। तो इस तरह से जो है क्वालिटी के स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं, और इसके अंदर से प्रोडक्शन के अंदर से वो वैल्यू, वो एक्टिविटीज हटाई जाएंगी जिनसे एक्चुअली प्रोडक्ट के अंदर कोई क्वालिटी वैल्यू ऐड नहीं हो रही। क्वालिटी कॉस्टिंग टेक्निक इज रिलेटेड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड इंप्रूव द इश्यूज। देखिए, तीन चीजें हैं, बहुत ध्यान रखनी है। प्रिवेंट, डिटेक्ट और इंप्रूव। पहले उसको होने से ही रोको। देखो, जब आप प्रोडक्शन करते हैं, देखो जब आप घर से गाड़ी लेके निकलते हैं तो आपका सबसे पहला जो कंसर्न है वो क्या रहना चाहिए था कि एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी को स्क्रैच ना लगे। इसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन। आप उसी तरह जो है इन चीजों से बचने के लिए गाड़ी को बहुत अच्छी तरह चलाएंगे, सेफ साइड रह के चलाएंगे, स्पीड लिमिट्स में रहेंगे, कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका नुकसान हो बल्कि किसी तीसरे इंसान का भी नुकसान होगा। तो ये क्या चीजें होती हैं, प्रिवेंशन होती हैं। ठीक है,
कोविड से बचने के लिए मास्क लगा लेना, ये क्या है? प्रिवेंशन है। यानी किसी काम के होने से पहले ही अगर हम उसके लिए स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दें ताकि वो काम ना हो या काम का जो इंपैक्ट है वो रिड्यूस किया जा सके, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन। दूसरी चीज है डिटेक्ट, यानी कि अगर अब कहीं हो गया गड़बड़ प्रोडक्शन लाइन के अंदर, हमने बहुत कोशिश की कि कोई भी जो फॉल्ट है वो ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी हो गया, तो उसको डिटेक्ट तो करो कम से कम। ऐसा तो नहीं है ना कि वो अगर डिफॉल्ट कहीं हो गया किसी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के अंदर, वो डिफेक्टिव पीस आप कंज्यूमर को सप्लाई कर दोगे। इससे क्या चीज होगी? कंज्यूमर का जो है टाइम वेस्ट होगा, उसके पैसे वेस्ट होंगे, वो आपके ऊपर जो है कोई लीगल एक्शन करेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका बैड नेम होगा। तो वो चीज है, तो इन चीजों को क्या करना चाहिए? प्रिवेंट करना चाहिए। और तीसरी चीज है इंप्रूव। तो पहले रोकने की कोशिश करो, अगर फिर भी किसी कारणवश डिफॉल्ट निकल आता है तो उसको ढूंढो, डिटेक्ट करो। उसके बाद जब वो फॉल्ट मिल जाएगा आपको तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, उसको सुधारो। तो ये तीन चीजें हम आम डेली लाइफ में भी करते हैं। आप अपने एग्जाम्स देंगे, अभी आपके एग्जाम्स में मान लीजिए आपने अपनी तरफ से बेस्ट अटेम्प्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीजें जो है वो रह गई, आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ पाए, तो आप अगले सेमेस्टर में क्या करेंगे? अगले सेमेस्टर में वो गलतियां ना दोहराने की कोशिश करेंगे, क्या बोला जाएगा? प्रिवेंशन। जहां गलतियां की थी उनको डिटेक्ट करेंगे, है ना। और तीसरी चीज उनको इंप्रूव करेंगे। तो ये चीजें जो है आप अपनी डेली लाइफ के अंदर भी देखें तो ये आप करते रहते हैं। उसके बाद क्या आता है? अपग्रेड परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो इससे अगर ये तीन चीज आप मेंटेन करते हैं तो आपकी जो परसीव्ड वैल्यू है प्रोडक्ट की वो भी क्या हो जाएगी? अपग्रेड हो जाएगी, वो भी ज्यादा बेहतर बन सकती है। It is method which focus on expectation of consumers to avail them good quality product and services with use of quality process and system। तो कंज्यूमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, तो उसके लिए हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज भी अच्छी होनी चाहिए, मशीनरी अच्छी यूज होनी चाहिए, वर्कर्स जो असेंबल कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं वो भी स्किलफुल होने चाहिए। तो वही चीज है, ये सारी चीजें किसका पार्ट बन जाती है यहाँ पे? क्वालिटी कॉस्टिंग का। तो शुरू से एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्वालिटी क्या है? सभी फीचर्स जिसकी जो कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को सेटिस्फाई करेगा किसी भी प्रोडक्ट के। क्वालिटी कॉस्टिंग क्या है? ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करना जिनकी वजह से क्वालिटी इंप्रूव हो सके, स्टैंडर्ड जो है क्वालिटी के वो बनाए जा सके। तीन स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, प्रिवेंट, डिटेक्ट और इंप्रूव। ये चीज करना कि पहले तो फॉल्ट होने से ही रोको, अगर फिर भी किसी कारणवश फॉल्ट रह जाता है तो उसको डिटेक्ट करो, ढूंढो उसको कहां वो फॉल्ट रह गया, उस फॉल्ट को फिर क्या करो? सुधारो, इंप्रूव करो। ये तीन चीजें जो है क्वालिटी कॉस्टिंग का एक इंटीग्रल, एक क्रूशियल पार्ट बन जाता है। उसके बाद की डेफिनेशन दी गई है फिलिप क्रोसबाई के द्वारा। इट इज पावरफुल टूल टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी। एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसकी वजह से क्वालिटी की जो इंपॉर्टेंस है, देखिए प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत जरूरी होती है। आप मोबाइल अगर आपका ऐसे बीच में से बैंड हो जाएगा तो वो क्या है? वो क्या सिग्निफाई करता है? कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा फॉल्टी रहा है, क्वालिटी चेक नहीं किए गए हैं, कंज्यूमर्स को बैड प्रोडक्ट जो है बेचने की कोशिश की गई है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मजबूत रखोगे तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के पास अच्छे प्रोडक्ट पहुंचेंगे, वो खराब नहीं होंगे जल्दी, उनको सेटिस्फैक्शन होगी तो आपकी कंपनी का गुडविल बनेगा, वो चीज। इट रेफर टू द मेजर as the price of non-conformance and organization choose to pay for poor quality। ये चीज हम पढ़ेंगे नॉन कन्फॉर्मेंस और कन्फॉर्मेंस आगे आने वाले टॉपिक में। तो आपको आई होप क्वालिटी कॉस्टिंग का जो एक कंसेप्ट है वो समझ में आ गया कि ये क्या है, क्या इसमें किया जाता है। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। टैक्सोनॉमी ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्या चीजें इसके अंदर पढ़नी है वो चीज देखेंगे। तो प्राइमरीली इसके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, असल में तीन होते हैं, लेकिन मेन जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि इसके अंदर जो भाग है वो दो हैं। एक है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस। कन्फर्मेंस होता है कन्फर्मिटी, कि आपका प्रोडक्ट जो है जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर आप उसको बनाने की सोच रहे थे, आप कंफर्म्ड है कि वो आपका जो कॉस्ट है वो जो आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी उस स्टैंडर्ड की है जो आपने सोची थी। तो ऐसी कंफर्म्ड क्वालिटी की कॉस्ट बोली जाती है कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस, यानी कि जिसको जो आप निश्चित तौर से कह सकते हैं हाँ ये प्रोडक्ट जो है ये एग्जैक्टली उसी क्वालिटी स्टैंडर्ड का है, उसी क्वालिटी जो है लेवल का है जिसका सोचा गया था। तो ऐसे कंफर्म्ड क्वालिटी के ऊपर जो कॉस्ट इनकर की जाती है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस। तो आइए देखते हैं, इसके अंदर दो पार्ट है। पहला है प्रिवेंशन कॉस्ट। तो प्रिवेंशन कॉस्ट रिलेट टू द एक्सपेंसेस ऑफ एन एक्टिविटी टेकन टू अवॉइड और डिमिनिश द शॉर्टकमिंग एंड फेलियर्स। अब मैंने बताया प्रिवेंशन क्या होता है। अगर आपको मैं कह दूं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ये चीज जो आप मान लीजिए, फिर से वही एग्जांपल लेता हूं, कोविड का एग्जांपल ले लीजिए, तो प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन है मास्क लगाना, है ना।
कोविड से बचने का तरीका क्या है? एक बहुत कॉमन जो है बचने का इलाज क्या है? मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना। अब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई खर्चा तो लगता नहीं, लेकिन मास्क के लिए खर्चा लगता है। मास्क आता है 50, 60, 100 रुपए का। अब ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपने खर्चा किया है जिससे आप किसी चीज को प्रिवेंट कर सके, वो चीज क्या बोली जाएगी? प्रिवेंशन कॉस्ट। यानी कि अगर मैं कोविड के कंटेक्स्ट में बात करूं तो मास्क खरीदना क्या बन जाएगी? प्रिवेंशन कॉस्ट। यानी कि ऐसा खर्चा जो आपने किसी चीज को प्रिवेंट, रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए किया है। कंपनी में ऐसे खर्चे कौन से हो सकते हैं? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के, उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर बिठाया है वहां पर जो आए प्रोडक्ट्स की जो है क्वालिटी चेक करता है। रोबोट्स लगाए हैं जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वेरीफाई करते हैं, उनके ऊपर टैग्स लगाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है। आपने देखा है ना, ओके लिखा आता है, क्यूसी। क्यूसी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो वहां पर आपको क्यूसी लिखा आता है, उसका मतलब होता है क्वालिटी चेक्ड। उसके नीचे ओके भी लिखा होगा किसी किसी प्रोडक्ट पे। तो वो चीज है। तो ऐसी कॉस्ट जो आप किसी इवेंट को या फेलियर को या डिफॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए इनकर करें, उसको बोला जाता है प्रिवेंशन कॉस्ट। ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप। अगर ये कोविड के एग्जांपल से लेके चलेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद है अप्रेजल कॉस्ट, द एक्सपेंसेस इनकर टू इंस्पेक्ट, टेस्ट एंड एस्टैब्लिश द कन्फर्मेंस टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट क्वालिटी इज नोन एज अप्रेजल कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट जिससे आप अपने प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कर सके, उसको टेस्ट कर सके और एस्टैब्लिश कर सके, क्या वो कंफर्मिटी, वो कंफर्म हो सके कि हाँ जिस प्रोडक्ट क्वालिटी के मैंने स्टैंडर्ड सेट करे थे वो एग्जैक्टली उसी क्वालिटी का है। जैसे आपकी गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा। आपने देखा है टाटा की गाड़ियां जो है अक्सर 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स लेके आती हैं। उनको किस तरह से टेस्ट किया जाता है? कभी उनको जो है एक एक वो प्रॉपर इंस्टॉलेशन फैसिलिटी के अंदर ऐसे ड्राइव करके दीवार से भिड़ा दिया जाता है, कभी साइड में क्रेन से उसको ऐसे एकदम से धक्का दिया जाता है। तो ये चीजें क्या है? ताकि उनके ये देखा जा सके कितनी जल्दी उनके एयरबैग्स खुल रहे हैं, जो यात्री अंदर बैठे हैं उनके ऊपर किस तरह का इंपैक्ट पड़ रहा है इन झटकों से। गाड़ी को ऐसे पलटा के देखा जाता है, उसके टायर घिसा के देखे जाते हैं, क्योंकि टाटा ने अपनी गाड़ियों का एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि भाई 5 से कम स्टार तो गाड़ी के आने ही नहीं चाहिए। टाटा का लोहा मजबूत लोहा है ना। तो वो अब बेशक चाहे उनकी गाड़ियां महंगी है, लेकिन कंज्यूमर जो उसके अंदर बैठा है, जो उसको ले रहा है, वो निश्चिंत है कि यार कल को अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसके सर्वाइवल चांस जो है वो बढ़ जाते हैं, है ना। वहीं एट द सेम टाइम मारुति की कोई कार ले लीजिए, सस्ती मिल जाएंगी, अफोर्डेबल है, अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम क्वालिटी, उनकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत वीक है। कभी 5 में से 1 स्टार आ रहा है, कभी 2 स्टार आ रहा है, छोटी गाड़ियों में तो बिल्कुल 0 स्टार है। तो वो चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ऐसी कॉस्ट जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करते, कंफर्म करते, हाँ जिस स्टैंडर्ड का हमने सोचा था एग्जैक्टली उसी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाया है हमने, उसको बोला जाता है अप्रेजल कॉस्ट। ये दो चीज आपको आई होप समझ में आ गई हैं। उसके बाद आती है कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस, ऐसी कॉस्ट जिससे आप कंफर्म्ड नहीं होंगे कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। वो कौन सी है? कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर। कॉस्ट अराइजेज की अंदरूनी फेलियर अगर हो जाए तो उसके उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर की जाती है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर। कॉस्ट अराइजेज ड्यू टू पोअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज बिफोर हैंड ओवर देम टू कंज्यूमर्स आर नोन एज कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर। यानी कि फैक्ट्री के कंज्यूमर तक पहुंची नहीं बात, फैक्ट्री के अंदर ही कोई डिफॉल्ट आ गया, फैक्ट्री के अंदर ही पकड़ लिया कि ये हाँ भाई ये इसके अंदर तो फेलियर है, डिफेक्टिव यूनिट्स है। आप जैसे क्या होता है, अगर आपको याद हो 2017 की बात है, सैमसंग का एक फोन आया था नोट 7 करके। अभी उस फोन के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो अपनी बैटरी कैपेसिटी को सस्टेन नहीं कर सकता था, वो एक्सप्लोड करता था। सैमसंग ने एक बार जो है लॉट सप्लाई किया, बहुत दुनिया भर के अंदर 10-15 हजार जो है, एक आधा फोन एक्सप्लोड करे वो समझ में आता है, हो सकता है यूजर की गलती हो सकता है डिफेक्टिव यूनिट हो, लेकिन पूरी दुनिया भर के अंदर 10-15 हजार फोन जो है एक्सप्लोड हो गए। सैमसंग ने सारा लॉट जो है वापस बुला लिया कि ठीक है हम ठीक करके देंगे। उन्होंने उसकी बैटरी कैपेसिटी जो है थोड़ी कम कर दी, नई बैटरीज इंस्टॉल कर दी। ठीक है, अब नई बैटरीज इंस्टॉल करने के बाद वो जब उन्होंने दूसरा लॉट, रिफर्बिश लॉट या कह लीजिए उसको नया लॉट इशू करा, उसके अंदर फिर से सेम प्रॉब्लम। यानी कि कहीं ना कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग और डिफेक्ट ऐसा रह गया, कोई कैपेसिटर उसका, कोई रेजिस्टर उसका, जो वो बैटरी कैपेसिटी को किसी भी हालत में सस्टेन नहीं कर पा रहा था। वो सिमिलर फेट जो है उसने अपना दोबारा से उसको वैसी ही किस्मत का झेलनी पड़ी कि वो फिर से 10-15 हजार यूनिट्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सप्लोड कर गई। तो सैमसंग ने वो पूरा फोन ही जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया, इमीडिएटली उसकी प्रोडक्शन रोक दी। लेकिन ये है कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर, यानी कंज्यूमर्स के हाथ में पहुंच के ये नुकसान हो रहा है। अगर वो पहले ही फैक्ट्री में पकड़ा जाता, अगर फैक्ट्री में ही इंटरनल टेस्टिंग के दौरान अगर वो फोन विस्फोट हो जाते सारे, तो वो कंज्यूमर्स तक पहुंचते ही नहीं।
जो कंज्यूमर्स का नुकसान हुआ वो होता ही नहीं। तो ये दो चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर, यानी कि फैक्ट्री में ही अगर ऐसे फेलियर्स, ऐसे डिफेक्ट्स पकड़े जाएं और उन डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए जो कॉस्ट इनकर की जा रही है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर। देखो इंटरनल से समझ जाइएगा अंदरूनी फेलियर, यानी फैक्ट्री के अंदर ही, प्रोडक्शन लाइन के अंदर ही अगर ऐसे फॉल्ट पकड़े जाए वो। एक्सटर्नल फेलियर कौन से, जब वो कंज्यूमर्स के पास पहुंच जाएंगे। कॉस्ट अराइजेस ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर हैंड ओवर देम टू कंज्यूमर आर नोन एज कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर। तो ये सैमसंग का एग्जांपल याद रखिएगा, इससे आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। यानी कंज्यूमर्स के हाथ में पहुंचने के बाद अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाए, वो फट जाए, कुछ भी हो जाए, वो बोला जाता है एक्सटर्नल फेलियर, यानी फैक्ट्री से बाहर हुआ है ना वो बोला जाएगा एक्सटर्नल फेलियर। लेकिन अगर फैक्ट्री के अंदर ही फोन विस्फोट हो गया, डैमेज हो गया, स्क्रीन नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा, तो उसको बोला जाता है इंटरनल फेलियर। उसके बाद एक और चीज आती है कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। दिस कॉस्ट जनरेट्स ड्यू टू लॉस ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंज्यूमर। अब देखिए क्या है, कभी कभी जैसे ये सैमसंग का केस हुआ तो इससे लोगों के मन में ना सैमसंग को लेकर थोड़ी सी जो है एक बैड फेथ क्रिएट हो गया। जो लोग सैमसंग फैंस थे उनके हाथ में अगर सैमसंग के फोन, उनके फेवरेट फोन्स अगर ऐसे एक्सप्लोड करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सेकंड थॉट आने लग जाएगा कि जो कंपनी है वो अब वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रही, तो अगली बार वो प्रोबेबली जो है सैमसंग का फोन अवॉइड करेंगे। क्योंकि देखिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी ऐसे, तो वो तो उम्र भर किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे सैमसंग का फोन यूज करने के लिए। अभी वो बेशक कितने ही अच्छे फोन बना रहे हो, लेकिन एक बार अगर ऐसा बैड टेस्ट छोड़ दिया जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालता है कंज्यूमर्स के ऊपर। तो वो होती है कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। ऐसे कंज्यूमर्स खोते ना जो अभी आपके कंज्यूमर है या आने वाले टाइम में बन सकते थे, तो वो जो होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद आते हैं एनालिसिस ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। तो एनालिसिस किस तरह से क्वालिटी कॉस्ट को एनालाइज करना है, तो उसके दो तरीके हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, जिसके अंदर आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। दूसरा है रेशियो एनालिसिस। तो आइए देखते हैं ये क्या चीजें हैं। The optimum quality can be determined at the intersection of conformance and non-conformance cost। तो ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट डिफाइन करना है हमको, जो कन्फर्मेंस कॉस्ट, देखो मैंने बताया ना कन्फर्मेंस कॉस्ट ऊपर, जिससे आपको अपने क्वालिटी की कंफर्मेशन हो जाए, निश्चित हो जाओ आप कि हाँ जो सोचा था एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट बनाया गया है। और नॉन कन्फर्मेंस कौन सी होती है, जब आप एक्सटर्नल या इंटरनल फेलियर जो है फेस करते हैं। तो इन दोनों के बीच का कोई ऐसा बैलेंस मेंटेन करना है, इक्विलिब्रियम अचीव करना है कि ना तो आप कन्फर्मेंस कॉस्ट ज्यादा इनकर करें, ना आप नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट इनकर करनी पड़े। तो वो पॉइंट होता है आपका ऑप्टिमम क्वालिटी कंट्रोल। The optimum quality can be determined at the intersection of conformance and non-conformance cost. This is presented by the following graph। तो आप देखेंगे इसके अंदर तो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस का चार्ट ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है। जो आपका ये टोटल कॉस्ट है वो आपका टोटल कॉस्ट कर्व, आपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल कॉस्ट के कर्व देखे थे, वो कॉस्ट कर्व्स तो वही है ये। तो वो चीज यहाँ पे है। तो इनका मिडल इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर ये दोनों कर्व्स आपस के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बैलेंस मेंटेन आपको करके देना है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, किसका, क्वालिटी कंट्रोल का। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई। उसके बाद है रेशियो एनालिसिस। द गुड क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द रेशियो एनालिसिस एंड कैलकुलेटेड रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। तो ये एक तरह से क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया। आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे, आपने प्रोडक्ट बना दिया, अब एक्चुअल प्रोडक्ट्स के रेशियोज निकाल लो कि किस हिसाब से कितने परसेंट कौन सा मटेरियल यूज। अब जैसे शर्ट बनाई जाएगी है ना, टी शर्ट्स बनाई जाएंगी, तो क्या होता है उसके अंदर आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई मेरी टी शर्ट के अंदर जो है 90% कॉटन होना चाहिए, 10% कोई सिंथेटिक मटेरियल होगा। इन दोनों का अगर मिक्सचर रखूंगा तो मेरे जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट कर जाएंगे। कंज्यूमर भी खुश, क्योंकि मोस्ट पार्ट उनको कॉटन मिल रहा है, थोड़ा सा उसका लचीलापन आ जाएगा सिंथेटिक मटेरियल की वजह से, तो वो चीज। लेकिन आपने जब एक्चुअल प्रोडक्ट बनाया तो आपने देखा कि भाई कॉटन जो है सिर्फ 85% ही यूज हो रहा है और सिंथेटिक मटेरियल 15% यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आ गया। तो वो डिफरेंस को स्टडी करना रेशियो एनालिसिस में किया जाता है। तो इसके कुछ है जो है फॉर्मूलेज, वो देखते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी किस तरह से देखी जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जो कॉस्ट हाई है उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो डिवाइड कर देंगे उसको किससे, जितनी बिक्री हुई, नेट सेल्स। और दूसरा है कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस। तो ये तो आपके कुछ फॉर्मूलेज बन जाते हैं रेशियो एनालिसिस के। तो आई होप आपको ये दो भी समझ में आ गए कि ग्राफिकल मेथड किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा और रेशियो एनालिसिस किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगी। उसके बाद आते हैं अपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ये क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ कंज्यूमर फोकस्ड एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
एक ऐसा प्रोसेस है जो हर लेवल पे, प्रोडक्शन के हर लेवल पे, मान लीजिए एक नंबर लाइन बनाइए, उसके ऊपर 1 से लेके 10 पॉइंट प्लॉट कीजिए, उसके ऊपर 0 जो है वो रॉ मटेरियल है, 1 से लेके जो 9 पॉइंट है वो है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस, 0 रॉ मटेरियल है, 10 क्या है आपका फिनिश प्रोडक्ट। तो 1 से लेके 9 के बीच में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसके अंदर जब आप कंटिन्यूसली अपने क्वालिटी को चेक करते रहेंगे हर स्टेप के ऊपर, हाँ इस स्टेप पे इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, इस स्टेप पे इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, इस स्टेप पे इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, तो आप हर स्टेप के ऊपर यानी कि 10 10 10 10 10 ऐसे परसेंट करके जब आप पूरे 10 स्केल पर पहुंचेंगे यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे, तो आपकी क्वालिटी कितनी हो जाएगी 100%। तो उसको क्या बोला जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी टोटल आप देखो कि आपकी क्वालिटी कितनी है हर स्टेप के ऊपर, उस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस को बोला जाएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। दोबारा पढ़ते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ कंज्यूमर फोकस्ड एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, it is management philosophy which is centered on overall quality improvement in an organization। तो हर स्टेप पे अगर आप चेक करते रहेंगे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो कहीं डिफॉल्ट होने के चांसेस जो है वो मिनिमल हो जाते हैं, यानी कि कम से कम हो जाते हैं जब आप हर स्टेज पे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हुए चलेंगे। It entails that all activities are directed towards attaining same objective as well as continual advancement of a product service। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे डायरेक्ट एक्टिविटी हो जो प्रोडक्शन कर रही है, या इनडायरेक्ट एक्टिविटी हो जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हेल्प कर रही हो, अल्टीमेट गोल क्या है, कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाना, सेल्स मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। यही गोल रहता है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो प्रोडक्शन करे, चाहे वो कोई क्लर्क हो, वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जितनी ज्यादा उसकी ऑर्गेनाइजेशन कमाएगी उतना ज्यादा उसको जो है उसका शेयर मिल जाएगा, एज अ सैलरी मिल जाए, एज अ प्रॉफिट पार्ट मिल जाए, इंसेंटिव्स मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहता है ऑर्गेनाइजेशन का कि अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है मेंटेन करके चले। TQM क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की शॉर्ट फॉर्म, फोकसेस ऑन एंश्योरिंग 100% क्वालिटी रादर देन डिफेक्ट्स। तो ये चीज आपको मैंने समझा दी है, ये इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद रखिएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, हर स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन के ऊपर अगर आप अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट की मैनेज करते चले, मेंटेन करते चले, कंट्रोल करते चले, ताकि आपके एंड, देखिए नंबर लाइन से ही समझना इस कॉन्सेप्ट को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 0 आपका रॉ मटेरियल है, 1 से लेके 9 आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, 10th आपका फिनिश्ड गुड है। तो इसके बीच के अंदर जो भी 1 से लेके 9 प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहे हैं, अगर आपको उसको हर 10-10% उसके अंदर वैल्यू ऐड करते चलेंगे, क्वालिटी ऐड करते चलेंगे, तो 10th प्रोडक्ट यानी 10th लाइन नंबर पे आपका फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट हो जाएगा तैयार, और आपकी क्वालिटी कितनी हो जाएगी 100%। उसके बाद आते हैं फीचर्स के ऊपर। कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच है, कंज्यूमर्स का फायदा होता है, उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, कंपनी का नाम हो जाता है, तो वो चीजें हैं यहाँ पर बताई गई। कंटिन्यूअसली फोकस करती है इंप्रूवमेंट के ऊपर, 0 डिफेक्ट है। अब 100% अगर क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो डिफेक्ट कितने हो, 0, 100 में से 100 नंबर ले आओगे, गलती कहां हुई, कोई भी तो नहीं हुई, तो वो चीज है। इट इज अ डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट है। ओरिएंटेड टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड गोल, अब वही बात बताई, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या रहता है, गुडविल बनाना, फेथ बनाना, कंज्यूमर लॉयल्टी बनाना, सेल्स मैक्सिमाइज करना, ये चीज ही इससे अचीव हो जाती है। सिस्टमैटिक है, स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है क्वालिटी कंट्रोल करने का। उसके बाद है एडवांटेजेस, फिर से वही एडवांटेजेस है, 0 डिफेक्ट है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, एम्प्लॉइज का मोराल बढ़ता है क्योंकि उनकी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, अच्छे से कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर रही है। अब जितना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा उतनी ज्यादा इंक्रीमेंट्स होंगे सैलरी के अंदर, तो एम्प्लॉइज भी जो है खुश रहते हैं। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस है, लॉन्ग पीरियड में ही इसका जो है, देखिए आप एकदम से अपने प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकते, इनिशियली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग जाएगी, ऐसे धीरे धीरे टाइम के साथ जो है क्वालिटी इंप्रूव की जाती है। पहले प्लास्टिक के फोन आते थे, फिर उसके बाद मेटल रेल्स के फोन आने लग गए, उसके बाद फिर अब आगे पीछे दोनों शीशे होते हैं अच्छे, तो इस तरह से जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटी बनाई जाती है, एकदम जो है क्वालिटी नहीं करी जा सकती। TQM कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी अडॉप्टेड अनलेस द चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा TQM को अप्लाई करने के लिए। ये चीजें हैं आपकी डिसएडवांटेजेस। उसके बाद आते हैं क्वालिटी सर्कल्स के ऊपर। अब क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं ये जानते हैं। इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज विच हेल्प्स इन सॉल्विंग द जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा छोटा सा ग्रुप होता है जो आप एम्प्लॉइज का ही, जो वहां पर काम कर रहे हैं, वर्कर्स एम्प्लॉइज, वहां पर जो अपने जॉब कर रहे हैं लोग, उन्हीं का आपस के अंदर ग्रुप होता है जो बाकी लोगों की मदद करते हैं उनके काम को करने में। इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज
which helps in solving the job related problems of the workers in an organization। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ऐसा छोटा सा ग्रुप होता है एम्प्लॉइज का ही जो बाकी एम्प्लॉइज की मदद करता है उनको उनके काम करने में। A group of 6 to 10 members formed to solve the issues and meet as a regular intervals and headed by a senior staff member। तो कोई सीनियर स्टाफ मेंबर होता है जो बहुत टाइम से उस कंपनी में काम कर रहा होता है, उसको पता होता है किस तरह से कंपनी चलती है, क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर जरूरत होती है। वो अपना 6-7 लोगों को लेता है, 6 से 10 लोगों का ग्रुप होता है, उनसे क्या होता है वो ग्रुप बनाता है और बाकी लोगों को जो है गाइड करते रहते हैं, उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं आपस के अंदर ही। और इन चीजों को जो है स्टाफ मेंबर, जो सीनियर स्टाफ मेंबर है, वो सुपरवाइज करता रहता है और वो खुद भी जो है रेगुलर इंटरवल्स पे छोटी छोटी मीटिंग्स करते रहते हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड आइडेंटिफाइंग रीजंस फॉर इमर्जिंग द प्रॉब्लम। तो इस तरह से जो है आपस के अंदर एम्प्लॉइज की कोऑर्डिनेशन बन जाती है। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई। 2 नंबर के लिए बहुत रेलिवेंट टॉपिक है TQM और क्वालिटी सर्कल्स। ये चीज आप याद रखना, ये चीजें जो है यूं क्यों आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। 2 मार्क्स के अंदर क्वालिटी सर्कल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप जरूर पढ़ लेना। उसका एग्जैक्टली आंसर आप ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट दे के आ पाएंगे। इसके कुछ फीचर्स हैं, क्या है? पार्टिसिपेशन इन क्वालिटी सर्कल इज वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? इच्छा अनुसार, यानी कि आप वो कोई आपको मैंडेटरी नहीं करेंगे कि भैया क्वालिटी सर्कल का पार्ट बन। आपकी इच्छा है, जाइए, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, जाके कीजिए। इट इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज ही आपस के अंदर ग्रुप बना के दूसरे एम्प्लॉइज की मदद करते रहते हैं। ट्रेनिंग इज गिवन टू द मेंबर ऑफ क्वालिटी सर्कल। अब मैंने कहा ना, उसके अंदर एक सीनियर मेंबर होता है स्टाफ का, वो बाकी जो है 5-6 लोगों को जो है ट्रेनिंग देता है कि किस तरह जो है आपको मदद करनी है। क्वालिटी सर्कल इज सपोर्टेड बाय सीनियर स्टाफ। तो सीनियर मेंबर उसको सुपरवाइज करते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर था वो आज खत्म होता है क्वालिटी कंट्रोल का। तो क्वालिटी कोस्टिंग कह लीजिए, क्वालिटी कंट्रोल कह लीजिए, 3 चीजें हमने पढ़ी। क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, TQM और क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ के बता दीजिएगा, मैं उसको रिजोल्व कर दूंगा। अदरवाइज आप अपनी इन चीजों को साथ के साथ रिवाइज करते चलें। आपके जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम है वो यूजुअली जुलाई अगस्त के अराउंड होते हैं, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है ये चीजों को कवर करने के लिए। बाकी अगर आप जो फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पूरा कोर्स जो है ऑलरेडी अवेलेबल यूट्यूब पे है फ्रीली। आप उसको जाइए, यूटिलाइज कीजिए अपने बेनिफिट के लिए। आपके एग्जाम्स जो हैं बिल्कुल नजदीक है। तो आई होप आप जो है अपना ख्याल रखेंगे, इन चीजों को अच्छे से कवर करेंगे। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये PDFs वगैरह जो भी हैं ये वहां पर मिलते रहे। आप उनको सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए ही हैं ये चीजें। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए, धन्यवाद।